नमस्कार। आज हम विजय माल्या से जुड़े जो विवाद हैं उनकी गहराई में उतर रहे हैं। खास तौर पर हम कोशिश करेंगे उनके पक्ष को समझने की। हाँ बिल्कुल। हमारे पास राज शमानी के पॉडकास्ट के कुछ अंश हैं जहां माल्या ने काफी सालों बाद अपनी बात रखी है। और देखिए, हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ जानकारी सामने रखना है जो भी उन स्रोतों में कहा गया है। सही बात है। किंगफिशर एयरलाइंस का बंद होना, वो हजारों करोड़ का कर्ज और फिर उनका भारत से जाना, ये सब उनके नजरिए से कैसा दिखता है? हाँ, हम कोई साइड नहीं ले रहे हैं, मतलब बस उनके जो दावे हैं, जो तर्क हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमेशा से ये कर्ज और वसूली का रहा है। इस पर माल्या का क्या कहना है? देखिए, उनके मुताबिक जो किंगफिशर एयरलाइंस का मूल कर्ज था, मतलब ब्याज अगर हटा दें, हाँ, प्रिंसिपल हाँ अमाउंट। प्रिंसिपल, वो करीब 6,203 करोड़ रुपए था। और वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि वो इसके लिए प्राइमरी बोरोवर नहीं थे। अच्छा। वो सिर्फ एक गारंटर थे, मतलब कंपनी कर्जबार थी, वो गारंटर थे। ये उनका स्टैंड है। और जो वसूली की बात है, वो आंकड़ा तो काफी चौंकाने वाला है जो वो बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पर मतलब कहानी थोड़ी घूमती है उनके हिसाब से। और वो कहते हैं कि सरकार ने खुद ये माना है अच्छा। कि उनसे जुड़ी जो संपत्तियां थी, खासतौर पर शेयर्स वगैरह, उनको बेचकर बैंक अब तक करीब 14,100 करोड़ रुपए वसूल चुके हैं। 14,100 करोड़। जी। तो उनका सवाल फिर यही बनता है कि अगर कर्ज 6,203 करोड़ था और वसूली 14,100 करोड़ हो गई, मतलब दोगुने से भी ज्यादा, हाँ, काफी ज्यादा। तो फिर ये चोर या भगोड़ा, ये लेबल क्यों लग रहे हैं उनपे? ये उनका मुख्य सवाल है। ये तो कर्ज और वसूली पर उनका पक्ष हुआ, लेकिन ये नौबत आई ही क्यों? मतलब किंगफिशर एयरलाइंस जैसी इतनी बड़ी एयरलाइन वो फेल कैसे हो गई? हाँ, ये भी अहम सवाल है। वो इसके लिए देखिए बाहरी फैक्टर्स को ज्यादा जिम्मेदार ठहराते हैं। जैसे कि? एक तो 2008 का वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो दुनिया भर में आया था। हाँ, उसका असर तो सब पे पड़ा था। बिल्कुल। दूसरा, वो कहते हैं कि भारत में एविएशन टरबाइन फ्यूल, मतलब एटीएफ, विमान का जो ईंधन होता है, हाँ, वो बहुत महंगा था। बहुत ज्यादा महंगा था दुनिया के मुकाबले। और तीसरा, वो सरकारी नीतियों को भी दोष देते हैं। सरकारी नीतियाँ? इसमें क्या खास बात है? उनका एक और दावा है जो काफी मतलब सनसनीखेज भी लगता है, बताइए। कि उस वक्त के जो वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने कथित तौर पर माल्या को सलाह दी कि एयरलाइन का साइज कम मत करो, अच्छा। कम ना करो। हाँ। और भरोसा दिया कि बैंकों से मदद दिलवाएंगे। ये उनका दावा है। और एक वो विदेशी निवेश वाली बात भी थी ना, एतिहाद वाली। हाँ, वो भी एक एंगल है। उनका आरोप है कि सरकार ने उन्हें एतिहाद एयरवेज से फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, मतलब एफडीआई की इजाजत नहीं दी, जबकि बाद में जेट को मिल गई थी। एग्जैक्टली। जबकि बाद में जेट एयरवेज को वही इजाजत मिल गई। उनका मानना है कि अगर वो पैसा आ जाता तो शायद एयरलाइन बच जाती। ये सब तो हुई बिजनेस की बातें, लेकिन एक मानवीय पहलू भी है, कर्मचारियों का वेतन न मिलना। उस पर वो क्या कहते हैं? देखिए, इस पर वो दुख तो जाहिर करते हैं, लेकिन उनका तर्क ये है कि कंपनी के जो भारतीय खाते थे वो या तो खाली थे या बैंकों ने फ्रीज करवा दिए थे। तो पैसे थे ही नहीं देने को। उनका कहना है कि करीब 26 करोड़ रुपए उपलब्ध थे, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट में मामला गया। हाँ। और वहां बैंकों ने इसका विरोध किया, तो कोर्ट ने वो पैसा सैलरी के लिए रिलीज करने की इजाजत नहीं दी। ये उनका वर्जन है। ठीक है, अब आते हैं सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दे पर, उनका भारत छोड़ना। आरोप है कि वो भाग गए। हाँ, ये भागने वाली बात को वो पूरी तरह से नकारते हैं। तो फिर क्या कहते हैं वो? उनका कहना है कि मार्च 2016 में जब वो गए तो वो जिनेवा जा रहे थे। वहां उनकी एक पहले से तय मीटिंग थी। प्री शेड्यूल्ड मीटिंग? जी। और वो ये भी दावा करते हैं कि जाने से पहले उन्होंने संसद भवन में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को अनौपचारिक तौर पर बताया भी था कि वो जा रहे हैं। बताया था? ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये उनका दावा है। और वो ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि वो तो 1988 से एनआरआई हैं। अच्छा, 1988 से? हाँ, और 1992 से वो ब्रिटेन के परमानेंट रेजिडेंट हैं। तो उनका यूके आना जाना मतलब कोई नई बात नहीं थी। फिर वो वापस क्यों नहीं आए, अगर भागे नहीं थे तो? उनका तर्क है कि बाद में भारत सरकार ने उनका पासपोर्ट ही रद्द कर दिया। ओह। तो वो कहते हैं कि पासपोर्ट रद्द होने की वजह से वो ट्रैवल ही नहीं कर सकते थे, भारत कैसे आते। और वो सेटलमेंट ऑफर्स वाली बात, उन्होंने कर्जा चुकाने की कोशिश की थी क्या? हाँ, वो ये भी दावा करते हैं कि 2016 तक उन्होंने बैंकों को कई बार सेटलमेंट के ऑफर दिए, मतलब कर्ज चुकाने के लिए, लेकिन बैंकों ने वो सारे ऑफर ठुकरा दिए। और ये जो धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, फंड डाइवर्शन के इतने गंभीर आरोप लगे हैं, उन पर उनका क्या टेक है? वो इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। बिल्कुल मना करते हैं। तो फिर ये आरोप लगे कैसे?
उनका कहना है कि ये सब सरकार और मीडिया ने मिलकर एक नैरेटिव बनाया है, मतलब एक कहानी गढ़ी है उनके खिलाफ। और वो यूके कोर्ट वाले बात, वहां क्या हुआ? वो ये भी मेंशन करते हैं कि यूके की अदालत ने भी उन्हें इन आरोपों में दोषी नहीं पाया है। दोषी नहीं पाया, लेकिन प्रत्यर्पण का ऑर्डर तो हुआ है। हाँ, देखिए, कोर्ट ने सिर्फ ये माना है कि प्रत्यर्पण के लिए एक प्राइमा फेसी केस बनता है। प्राइमा फेसी केस? इसका क्या मतलब हुआ आसान भाषा में? इसका मतलब है कि पहली नजर में कोर्ट को लगता है कि हाँ, कुछ ऐसे सबूत या आधार हैं जिनके बेसिस पर भारत में उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन ये फैसला नहीं है कि वो दोषी हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ प्रत्यर्पण के लिए एक थ्रेशोल्ड है। उस मामले की सुनवाई तो अभी होनी है, अगर प्रत्यर्पण होता है तो अगर हम माल्या के पक्ष को समेटें तो उनका कहना है कि कर से ज्यादा वसूली हो चुकी है। हाँ, एयरलाइन बाहरी कारणों से डूबी, सरकारी नीतियों ने भी मदद नहीं की। बिल्कुल। वो भागे नहीं, बल्कि उनका पासपोर्ट रद्द किया गया और उन्हें सेटलमेंट नहीं करने दिया गया। जी। और धोखाधड़ी के आरोप झूठे हैं, एक नैरेटिव का हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। यही उनके मुख्य तर्क हैं। उनके नजरिए से देखें तो कहानी सिर्फ कर्ज और उसकी वापसी तक सीमित नहीं है। मामला उससे कहीं आगे बढ़ चुका है। लेकिन विवाद तो अभी भी जारी है, कानूनी लड़ाई चल रही है। हाँ, और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब किसी बिजनेस फेलियर में अगर जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, जो देनदारी है, वो पूरी हो जाए या उससे ज्यादा ही वसूली हो जाए, तो क्या कहानी वहां खत्म हो जाती है? या फिर जो प्रतिष्ठा का सवाल है, इरादे का सवाल है, परिस्थितियों का सवाल है, क्या वो हमेशा बने रहते हैं? ये सोचने वाली बात है।